नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस और साथ में 11th-12th फाउंडेशन की, तो आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक अन्य ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान है, परंतु उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 गुना है। तो बताइए उस ग्रह के लिए पलायन वेग कितना होगा? तो दोस्तों, आपको पलायन वेग का एक फॉर्मूला बताया था। पलायन वेग किसी भी ग्रह के आकार व आकृति पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान व उसकी त्रिज्या में। अगर आप किसी भी ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या में फेरबदल करोगे तो उस ग्रह का पलायन वेग चेंज होगा। तो देखते हैं जरा उस ग्रह का पलायन वेग कितना आता है। फॉर्मूला हमारे पास में है एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। अब यहां पर दो ग्रहों की तुलना की गई है। पृथ्वी की तुलना किसी भी ग्रह से की गई है। तो आप लोगों को जैसे फंडा बता रखा है कि जब दो ग्रहों की तुलना की जाती है तो उनके पलायन वेग अनुपात में ले लिए जाते हैं। तो दो हमारे पास कौन से हैं? एक तो पलायन वेग हो जाएगा उस ग्रह के लिए डिवाइडेड बाय पलायन वेग हो गया हमारे पास में पृथ्वी, जिसका मान आपको दे रखा है, इक्वल्स टू कॉमन रूट बना देंगे। ग्रह ऊपर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 2g, मास ऑफ प्लैनेट उस ग्रह का द्रव्यमान, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट त्रिज्या उस ग्रह की, मल्टीप्लाई पृथ्वी का पलायन वेग नीचे लिखा हुआ है तो इसके डाटा रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 2gm पृथ्वी और ऊपर आ जाएगा हमारे पास में r जो है वो पृथ्वी। अब देखिए यहां पर आपको पता है 2g कॉमन आउट हो गया इसमें। साथ में दे रखा है कि उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब दोनों के द्रव्यमान कैंसिल आउट होंगे। पीछे हमारे पास ये दे रखा है कि उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, यानी इस ग्रह की त्रिज्या जो है इसकी जगह हम वैल्यू लिखेंगे r पृथ्वी डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए r पृथ्वी से r पृथ्वी कट गया, 4 ऊपर आ जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी उस ग्रह की डिवाइडेड बाय पलायन वेग पृथ्वी का, जिसका मान आपको दे रखा है, इक्वल्स टू हो गया √4। √4 बाहर आएगा तो 2। अब इसको यहां शिफ्ट करो तो हमारे पास बनेगा पलायन वेग उस ग्रह के लिए 2 इंटू पृथ्वी का पलायन वेग, जो मान आपको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं उस ग्रह का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग का जस्ट डबल है। यानी पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने देखिए क्या दे रखा है। निम्न 4 आवर्त कालों में सही संबंध बताइए। 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं टाइम पीरियड के, आपको बताना है कि इन चारों में करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ये चीज है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पृथ्वी के निकटतम चक्कर लगाते उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? तो दोस्तों एक चीज देखिए, सबसे पहली बात कर रहा है पृथ्वी सतह के सबसे निकटतम उपग्रह का आवर्त काल जो है इसकी बात कर रहा है। आवर्त काल यानी क्लोजेस्ट सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड, और इसको कितना कंसीडर कर रहा है? ये TST कंसीडर कर रहा है। तो हम कहेंगे T सैटेलाइट जो है, अब पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह जो होता है वो 100 किलोमीटर की हाइट पे माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी सतह से 85 किलोमीटर की हाइट जो होती है उसको कारमान रेखा कहते हैं। यानी 85 किलोमीटर का आकाश जो होता है वो प्रत्येक देश का होता है। इससे ऊपर जो है वो अंतरिक्ष किसी का नहीं है, वो सबका इक्वल है।
तो सबसे न्यूनतम सैटेलाइट जो होता है वो 100 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च किया जाता है। इसका आवर्त काल लगभग 84.6 मिनट का होगा, जिसको आप लमसम 1.5 घंटा कह सकते हो। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश खोदी गई सुरंग में डाली गई वस्तु का दोलन काल, इसको ये कह रहा है TMA। यानी देखिए, मान लो आपसे ये कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से हमने एक सुरंग खोदी, ये हमारे पास पृथ्वी हो गई, और इसके आर पर हम एक सुरंग खोद देते हैं और यहां से किसी भी एक कण को छोड़ते हैं। तो आपको पता है कि जब ये कण गति करेगा तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसका जो आवर्त काल होगा उसको ये कंसीडर कर रहा है TMA। तो देखिए, पृथ्वी के आर पार सुरंग खोदने पर कण का आवर्त काल जो होगा, टाइम पीरियड, वो हमारे पास होता है TMA कह रखा है, और ये होगा प्यारे बच्चों लगभग 84.6 मिनट। इसका फंडा मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात कर रहा है, देखिए तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है आपसे, तीसरे में कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक ऐसे सरल लोलक का आवर्त काल जिसकी लंबाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के समान है, उसका आवर्त काल, जिसको ये TSP कंसीडर कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे एक ऐसे सरल लोलक की जिसकी लेंथ जो हमारे पास है वो पृथ्वी की त्रिज्या के समान है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम कहें ये हमारे पास L है और ये हमारे पास में जो पृथ्वी है ये उस पिंड की त्रिज्या हो गई हमारे पास में R। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे एक ऐसे सरल लोलक की कल्पना करो जिसकी लंबाई L है और उसके नीचे जो गेंद लटकी हुई है उसकी त्रिज्या नगण्य नहीं है, उसको R कंसीडर किया, तो हमारे पास क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1/G, ये बनता है 1/L प्लस 1/R। अब देखिएगा, पृथ्वी की बात कर रहा है ये, अब यहां पर ये कह रहा है कि L जो है वो R के बराबर है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, L को R के बराबर कंसीडर करता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1/G है 1/R प्लस 1/R। एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट, ये देखिए R आ जाएगा, R ऊपर चला जाएगा और नीचे होगा हमारे पास में 2 इंटू G। अब इस T को क्या कंसीडर कर रहा है, ये T को मान रहा है SP यानी सिंपल पेंडुलम मान रहा है इसमें, तो हमने कहा ये SP यानी SP। तो इसका जो आवर्त काल है उसका फॉर्मूला हमारे पास यहां आ गया। ठीक है। अब चौथी स्टेटमेंट जो है, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखिए चौथे में कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी करना क्या है, पिछली बार जो L को R कंसीडर किया था उसको अनंत मान के चलना इसमें, तो ऊपर वाले में अगर मैं L की वैल्यू इनफाइनाइट कंसीडर करता हूं तो देखिए 1/अनंत 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R ऊपर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास में आएगा T। इसको क्या मान रहा है, इसको कंसीडर किया इसने IS, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट R/G। और आपको पता है R रेडियस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी 9.8 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 84.6 मिनट बनेगा हमारे पास। अब ये 4 टाइम पीरियड आ गए। अब ये पूछ रहा है इनमें रिलेशन क्या है। पहला, ST और MA में ST बड़ा है, बच्चा गए ST और MA तो इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये हमारे पास में हुआ रॉन्ग। दूसरे में कह रहा है कि MA बड़ा है ST से, तो अभी आपको बताया कि MA और ST दोनों 84.6 है, तो ये भी गलत हुआ हमारे पास। SP छोटा है IS से, चेक कर लेते हैं इस पे, देखिए ये कह रहा है SP जो है वो छोटा है IS से, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट R/G, इसमें से 2 को बाहर खींच लिया तो 1/√2। अब आप खुद देखिए ये वैल्यू हमारे पास में किसकी, IS की है, IS में 1/√2 का डिवाइड करोगे तो जाके SP आएगा, इसका मतलब
एसपी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो छोटा है किससे, आई एस से। यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही बनता हुआ दिख रहा है। चौथे पे चलते हैं। ये कह रहा है चारों का आवर्तकाल समान होना चाहिए। पहले का सेम है, दूसरे का सेम है, चौथे का सेम है, तीसरे का आवर्तकाल सेम नहीं क्योंकि 1/√2 है। तो प्यारे बच्चों चौथा जो है ये गलत हुआ। यानी सेकंड क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हमारे पास में सी ऑप्शन होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर पृथ्वी की त्रिज्या के समान ऊंचाई पर प्राप्त होती है तो उस वस्तु का प्रक्षेपण वेग कितना होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, कंसेप्ट में आपको बता रहा है अगर कभी भी क्वेश्चन में दो अलग अलग स्थितियां दी जाती है तो सदैव ऊर्जा संरक्षण इस्तेमाल होगा। अब किस प्रकार से लगेगा उसको ध्यान से देखिएगा। मान लिया हम इस प्रकार से एक चीज एज्यूम करते हैं, ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी। आप कहोगे यहां पर कोई भी एक पिंड रखा हुआ है जिसकी बात कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, आर हो गया हमारे पास में। पृथ्वी का द्रव्यमान m और इस कण का द्रव्यमान हो गया m। अब यहां से इसको उठा के ले जाना है कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की समान त्रिज्या की ऊंचाई पर। इसको ले जाना है यहां पर जिसमें h इजिकल्स टू जो है कितना होगा, r होगा। ये लोकेशन A, ये लोकेशन हमारे पास में हो गई B। ठीक है, अब देखिए दो स्थितियां दे रखी है। पहले पिंड पृथ्वी की सतह पर था, अब पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। तो दो कंडीशन है A और B। तो हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण ये कहेगा कि टोटल एनर्जी पिंड की A पॉइंट पर किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी पिंड की B पॉइंट पे। अब A और B की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हो, गतिज ऊर्जा A पॉइंट पे, स्थैतिज ऊर्जा A पॉइंट पे इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा B पॉइंट पे और स्थैतिज ऊर्जा हमारे पास बनेगी B पॉइंट पे। ध्यान से देखिएगा, गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -g, ग्रह का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस, r हो गया हमारे पास में, इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा। अब ये कह रहा है इसके बराबर ऊंचाई प्राप्त करती है। यहां पर आने के बाद में पिंड जो है वो विराम अवस्था में आ गया। अब विराम अवस्था में आ गया तो यहां का वेग कितना होगा, 0। वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0। अब यहां पर हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की, तो क्या बन जाएगा, -gmm अपॉन r प्लस h। तो r आपके पास रेडियस होगा और h भी r हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं r प्लस r, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करके आपको इस v की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्मॉल m को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, हाफ v², और इसको यहां शिफ्ट करोगे, ऑलरेडी ये माइनस में है, इक्वल्स टू में -gm अपॉन 2r, और ये यहां चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास में gm अपॉन r। अब इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम आ गया 2r, ये बन जाएगा gm माइनस का, और यहां पर बन जाएगा प्लस का 2gm। 2gm में से 1gm गया तो हमारे पास बन गया इसमें ये gm डिवाइडेड बाय कितना, 2r। देखो इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां से इसको शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, v इजिकल्स टू अंडर रूट, ये आया आपके पास में gm अपॉन r। तो आप कहोगे पृथ्वी सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के समान ऊंचाई पर अगर मैं इस पिंड को ले जाके छोड़ता हूं तो इस पिंड की जो वेग है वो हमारे पास होगा √gm अपॉन r। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में। चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी का एक उपग्रह चारों ओर वृत्ताकार पथ में एक समान वेग v से परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो उस उपग्रह की हालत क्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों एक चीज देखिए, आपको पता है कि हमारे पास में जैसे ये पृथ्वी हो गई, मान लो इस पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से कोई भी एक उपग्रह जो है वो ऐसे परिक्रमण कर रहा है। आपको पता है इस उपग्रह की जो चाल होगी वो ऐसे होगी, वेग जो होता है वो स्पर्शरेखीय होता है। ये वही क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे एक चीज कहूं, एक लड़का किसी धागे से पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है। अब मैं आपसे कहूं कल्पना करो
अचानक रस्सी टूट जाए, वो पत्थर कहां जाएगा? क्या अंदर की ओर आएगा? क्या बाहर की ओर जाएगा? बाहर की ओर तो जाएगा, पर जाएगा कैसे? ये चार ऑप्शन देखो। बाहरी अंतरिक्ष में चला जाएगा, बिल्कुल सही है। अपनी पूर्व कक्षा में v वेग से पहले की भांति गति करेगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण खत्म होने से, देखिए इस पिंड पर अंदर की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप अभिकेंद्रीय बल भी कहते हो, और एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है जिसको आप अपकेंद्रीय बल कहते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। खत्म तो गुरुत्वाकर्षण हुआ है, बाहर का बल थोड़ा ना खत्म हुआ, पिंड तो बाहर जाएगा, यानी बी ऑप्शन गलत हुआ। अभी हम ए को एग्जैक्ट सही नहीं मान रहे, इसमें बढ़ते हुए वेग से नीचे आएगा, भैया नीचे तो नहीं आएगा, यानी ये भी गलत हुआ। डी, स्पर्श रेखीय दिशा में वी वेग से उड़ता हुआ कक्षा से बाहर चला जाए। अब देखिए ध्यान से, लड़ाई होगी हमारे पास में इस ए ऑप्शन की और इस डी ऑप्शन की। दोनों ही ऑप्शन में बाहर जाने की बात कर रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है बाहरी अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो दोस्तों देखिए पहले ऑप्शन की बात माने तो मेरे इस येलो कलर के मार्कर को देखना, ये कह रहा है ऐसे चला जाएगा, ये ए ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये कह रहा है, अब इस ग्रीन कलर के मार्कर को देखना, ये कह रहा है कि इस प्रकार से जाएगा स्पर्श रेखीय रूप से। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि जब आपकी डोरी टूटती है तो उस डोरी से जुड़ा हुआ पिंड कैसे जाएगा? जिस दिशा में वो गति कर रहा है स्पर्श रेखीय रूप से बाहर की तरफ जाएगा, ना कि इस प्रकार से। तो अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर दिया जाए तो भले ही वो चंद्रमा हो, भले ही वो कृत्रिम उपग्रह हो, वो सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएंगे, परंतु बाहर जाने का जो उनका रास्ता होगा वो कैसा होगा? स्पर्श रेखीय होगा, यानी टेंजेंशियल। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? डी ऑप्शन है दोस्तों इसका। नेक्स्ट, पांचवें क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? एक धूमकेतु की सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी, ये दो डिस्टेंस दे रखे हैं। अब बच्चा कहे सर ये अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी क्या होती? उपसौर और अपसौर पढ़े होंगे आपने। अगर कोई भी धूमकेतु या पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पे आती है तो उसको पेरिहीलियन बोलते हैं हम इसमें, तो जिसको आप उपसौर कहते हो, और अधिकतम दूरी चली जाए उसको आप एपहीलियन बोलते हो, यानी जिसको हम कहेंगे अपसौर। ये दो वैल्यू दे रखी है, सबसे नजदीक और सबसे दूर, ठीक है। जब यह सूर्य के पास होता है तो उसकी स्पीड इतनी होगी, तो बताइए सबसे दूर वाले बिंदु पर इसका वेग कितना होगा? प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट, अंतरिक्ष में जितने भी पिंड गतिमान हैं ये सभी कोणीय संवेग संरक्षण की पालना करते हैं। तो हम कहेंगे अंतरिक्ष में गतिमान पिंड कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना करते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाए। एक तो होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग कब होता है? जब रेखीय गति कर रहा हो, पिंड घूर्णन गति भी कर रहा है, तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, इसका जो फंडा होगा हमारे पास में, वो क्या होगा? कोणीय संवेग। अब बच्चा बोले सर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? L इजिकल्स टू होता है हमारे पास में mvr। अब देखिए कोई भी धूमकेतु हो या पृथ्वी हो, जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट हुई हमारे पास में, ठीक है। तो अगर मैं इस m को एलिमिनेट करके इधर ले जाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं v इंटू आर बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब v इंटू आर कांस्टेंट होगा, इससे मैं एक आपको फंडा ये बता सकता हूं कि v और r उल्टे होते हैं। जब कोई भी ग्रह या उपग्रह या धूमकेतु सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है, दूरी सबसे कम होती है और वेग सबसे ज्यादा। अगर आपसे कोई पूछे ना कि अगर कोई पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहा है उपसौर अपसौर में, क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? आप कहोगे बिल्कुल। दूरी चेंज हो रही है तो स्पीड भी चेंज होगी। अब इस फंडे को यूज करूं मैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। हमने ये मान लिया कि अधिकतम और न्यूनतम बिंदु की दूरियां इतनी हैं, तो अधिकतम जो है उसको मैंने r1 कह दिया
और न्यूनतम जो है उसको मैंने R2 कह दिया। और ये कह रहा है अधिकतम दूरी पर R1 है और अधिकतम दूरी पर हमें वेग निकालना है। तो मैं एक काम करूंगा, तो V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R1 मुझे दे रखा है 8 इंटू 10 की घात 12। ये इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बच्चा उल्टी पुल्टी वैल्यू कर दे। इक्वल्स टू V2 मुझे दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड और R जो है 1.6 इंटू 10⁻12 है। अब सॉल्व करना है इसको। 10 की घात 12 कैंसिल आउट हो गई, इसको उठा के नीचे लाओ। V1 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ये इससे कटेगा 0.2 हुआ हमारे पास। देखो 0 हट जाएगा, पॉइंट हट गया, यानी आपके पास आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाली स्थिति में जब वो सबसे दूरस्थ बिंदु पर था उसका वेग आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए ए ऑप्शन जो हमारे पास में है इस पांचवें का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि m द्रव्यमान का एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्तीय पथ के अनुदिश पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान इतना और पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, तो उस ग्रह का रेखीय चाल किस पर निर्भर करेगा। तो एज्यूम करते हम, देखिए मान लिया ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों ओर ऐसे कोई भी उपग्रह जो है वो परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी का रेडियस जो है वो हमें दे रखा है RE, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो ME दे रखा है और उपग्रह मान लिया यहां पर है, ठीक है। V वेग से परिक्रमण कर रहा है इसमें चारों, और इसकी जो ऊंचाई है वो h मान ली, ये h हो गई। और आपको पता है R जो होता है पृथ्वी के केंद्र से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस होगा। अब देखिए इस उपग्रह का द्रव्यमान m है, तो इस उपग्रह की कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट GM अपॉन R। अब मुझे एक बात बताइएगा, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसको मैं अंडर रूट G ले लेता हूं, ठीक है। M क्या है, जिस ग्रह के चारों ओर ये परिक्रमण कर रहा है उसका द्रव्यमान, ये तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा ME, ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अब जरा देखिएगा ध्यान से, बच्चा कहे सर R का मतलब रेडियस, जबकि यहां तो ऊंचाई भी दे रखी है। अगर मुझे यहां पर ऊंचाई दे रखी है तो मैं इस R की जगह क्या लिखूंगा, स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू होती है हमारे पास में R प्लस H। अब देखिएगा तो यहां पर लिखूंगा मैं रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस करके हो गई हमारे पास में हाइट। अब ये पूछ रहा है लीनियर स्पीड, रेखीय चाल किस पर निर्भर करेगी। आप इस रेखीय चाल के फॉर्मूले में देखो कौन है, एक तो G आता है पर G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो V का मान दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो निर्भर करेगा जिस ग्रह के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, दूसरा उस ग्रह की त्रिज्या और साथ में उस ग्रह की सतह से हाइट कितनी है। इनके अलावा किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए M, ME और R पे कर रहा है, ME पे कर रहा है, स्मॉल m पे नहीं करेगा, कैंसिल आउट। MRE और R, तो आप कहोगे उस ग्रह के द्रव्यमान, वो जो उपग्रह है उस उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा केवल ME पर, तो बच्चा बोलेगा सर ME पर तो निर्भर करेगा, पर केवल नहीं, ये दोनों फैक्टर भी आएंगे। अब ये कह रहा है ME और स्मॉल r पे। मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू क्या है, अर्थ का रेडियस प्लस पृथ्वी सतह से ऊंचाई। ME, RE और H तीनों पर निर्भर करेगा। तो छठे क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कैसे होगा। देखिए दोस्तों एक फंडा याद रखें इसमें आप, ये पृथ्वी हमारे पास में और ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा, ठीक है, ये हमने कह दिया पोल्स हो गए, ये ध्रुव हो गया, पोल कह दिया, और ये हमारे पास में हो गई भूमध्य रेखा जिसको मैंने कह दिया इक्वेटर। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पूर्ण रूप से गोल नहीं है इसका मतलब ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हुई है। तो मैं आपसे कहूंगा ये रेडियस हो गई इक्वेटर की,
ये रेडियस हो गई हमारे पास में किसकी, पोल्स की। तो आपको इतना पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के मुकाबले मेरे प्यारे बच्चों 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। इसका मतलब है यहां पर रेडियस ज्यादा होगा और यहां पर रेडियस क्या होगा, कम होगा। और ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो जीएम अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। तो देखिए जी और आर उल्टे हैं आपस में, जहां का रेडियस ज्यादा होगा वहां की ग्रेविटी कम, और जहां रेडियस कम होगा वहां की ग्रेविटी ज्यादा। अब ये कहां से कहां जाने की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने की बात कर रहा है। तो देखो ये कह रहा है यहां से हम यहां जा रहे हैं, भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी न्यूनतम होती है, मिनिमम, और ध्रुवों पर ग्रेविटी जो है वो अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब आप बताइए जरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जरा देखिएगा ऑप्शन में क्या है, बढ़ता है बिल्कुल सही, घटता है गलत, समान रहता है नहीं, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये कब आएगा, जब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाए तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन, ग्रेविटी जो है वो एक तरीके से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सातवें का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। आठवां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियां कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन सीधा सीधा है, इसने ऑप्शन देके फंसाया नहीं है, प्लस माइनस के ऑप्शन देके बच्चों को फंसाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या देखिए, पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर एक पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यू है, तो उस बिंदु पर बल कितना होगा। आप लोगों को इतना पता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है -G mm अपॉन आर होता है, ठीक है। और फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है -Gmm अपॉन आर स्क्वायर। याद आया, माइनस बताया था, माइनस अगर बल के आगे लगा हो तो समझ लेना कि यह बल कैसा है, आकर्षण बल है। अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है उनका नेचर हमेशा माइनस होता है। एफ की बात कर रहा है, वैल्यू कितनी होगी, यू के फॉर्म में। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, एफ अपॉन यू कर दिया, तो एफ की वैल्यू कितनी है, -Gmm अपॉन हो गया आर स्क्वायर, यू है -Gmm अपॉन हो गया आर। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखो कौन कौन सी चीजें कट रही है, माइनस से माइनस कट गया, जी से जी कट गया, एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, एक आर कट गया। हमारे पास में जो बचेगा वो क्या चीज, देखिए यहां आर बच गया, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन आर बचा है। तो आपको एफ मांग रहा है, यू को इधर शिफ्ट करो, एफ इज इक्वल्स टू यू अपॉन आर। ये हमारे पास में इसका आंसर हुआ। अब ढूंढ लो ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, एफ इज इक्वल्स टू यू अपॉन आर। सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपके पास में इसका करेक्ट आंसर है आठवें क्वेश्चन का। नाइन्थ देखिए, यदि पृथ्वी के चक्रण चाल बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार, देखिए भार जो होता है, वेट जो है वो mg होता है, और आपको कंसेप्ट बता रखा है किसी भी पिंड का द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ग्रेविटी चेंज होती है। ग्रेविटी चेंज होने से भार चेंज होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या पृथ्वी के चक्रण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है ग्रेविटी पे। तो देखिए आपको फंडा बता रखा है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। मान लिया ये हमारे पास में इस प्रकार से पृथ्वी की बात करते हैं, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गए ध्रुव हमारे पास में, यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति की मैं बात करूं तो केंद्र से लाइन मिलाने पर थीटा डिग्री एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। ये हो गई आपके पास में भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और ये वाला जो भाग है ऊपर का, इसको मैं कह देता हूं ध्रुव हो गया, पोल्स हो गए। एक आदमी यहां पर खड़ा है इस जगह पर, थीटा डिग्री कोण बना रहा है भूमध्य रेखा से। अगर यहां होगा तो 0 डिग्री, यहां होगा 90 डिग्री। इस जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार ओमेगा के हिसाब से बताना है। तो जी डैश का फॉर्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस व्यक्ति को मैं भूमध्य रेखा पे ले आऊं तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा का मान 0 होगा
तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहां पर 1 वैल्यू पुट कर दो, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। पहली चीज, अगर मैं इस पिंड को यहां ले जाऊं इस जगह पर, तो ध्रुवों पे थीटा 90 हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों थीटा 90 होगा तो कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0। यानी ये पूरी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी। तो पहली बात तो क्लियर हुई कि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन की ग्रेविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु भूमध्य रेखा पर ओमेगा जो है इफेक्ट कर रहा है। कैसे, माइनस में आ रहा है। अगर मैं पृथ्वी का घूर्णन बढ़ाता हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कम होगा, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो उस पिंड का भार जो है वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेट जो होता है वो पूरी तरह से ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सवाल क्या पूछा, पृथ्वी के चक्रण चाल को बढ़ा दिया जाता है, तो हमने बढ़ा दिया इसमें, तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार आप कहोगे रिड्यूस हो जाएगा, घटेगा। अब मान लो यही सवाल पूछता ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार, तो जवाब चेंज होकर क्या होता, अपरिवर्तित। क्यों, पोल्स पर ग्रेविटी ओमेगा पर निर्भर नहीं करती है। 9th क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, यदि द्रव्यमान को नियत रखते हुए पृथ्वी की त्रिज्या को 1% से घटा दिया जाता है, 1% रिड्यूस कर दिया, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर सवाल पूछ रहा है ग्रेविटी और रेडियस में रिलेशन क्या है, तो G और R की बात करें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, G प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए विमा सूत्र का एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें एक एरर का टॉपिक आता है, त्रुटि, उसमें परसेंटेज कन्वर्ट करना बताते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, आर की पावर बन गई -2, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी को लिखूंगा डेल्टा जी अपॉन जी परसेंट इक्वल्स टू, ये जो -2 पावर है ये आगे आ जाएगी, तो -2 डेल्टा आर अपॉन आर जो है ये परसेंट बन जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए त्रिज्या को 1% घटा दिया जावे, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको 1% रिड्यूस कर दिया। अब घटाने को क्या कहते हो, -1% कहोगे आप इसमें। अब वैल्यू यहां डालोगे तो -2 मल्टीप्लाई -1%, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2%। अब देखो आपका आंसर प्लस में आया है, 2% चेंज हुआ, प्लस आया है, इसका मतलब आप कहोगे 2% क्या होगी इसमें, वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी। अब सवाल पूछता 1% बढ़ा दिया तो +1 लिखता मैं यहां पर, तो आंसर आता -2, यानी ग्रेविटी जो है वो 2% क्या होती, रिड्यूस। इस क्वेश्चन के अंदर में ग्रेविटी जो है वो 2% क्या होगी, इंक्रीज। तो 10th क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैं आपको जैसे कहते आया हूं सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ना है। डाटाज एग्जामिनर चेंज कर सकता है परंतु फंडा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप गूगल प्लेटफॉर्म से जाकर हमारे फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर के मोबाइल ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड वीडियोस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।